नाज़रीन ब्रंच टाइम स्पेशल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने अगर माहौल का जायज़ा लें तो हम सब टेक्नोलॉजी से, ईजादात से घिरे हुए हैं। जब भी कोई नई ईजाद होती है, हम तारीख़ का अगर जायज़ा लेते हैं तो जब भी नई ईजाद होती है लोग उसके हवाले से अपने ख़दशात का इज़हार करते हैं। नेगेटिविटी उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा होती है, प्रोपेगेंडाज़ होते हैं। जब आप 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुई तो उस वक़्त लोगों का ख़्याल ये था कि इससे इल्म तबाह हो जाएगा, लोग गुमराह हो जाएंगे, लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। लेकिन जब हम उसका जायज़ा लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से कुरान और हदीस महफूज हुई, इल्म आम घरों तक पहुंचा। इसी तरह अगर हम जब बिजली की ईजाद हुई तो उस वक्त लोग समझते थे कि बिजली गैर इंसानी, गैर फितरी चीज़ है, इससे लोगों को बहुत सा नुकसान होगा, इससे बीमारियां फैलेंगी। हत्ता कि कुछ लोग सिर्फ एक बल्ब जलाने से भी डरते थे। ऐसे जब मोबाइल फ़ोन की ईजाद हुई तो लोग कहते थे लोग एक दूसरे से मिलना छोड़ देंगे, हमारी ख़ानदानी रवायतें, हमारे जो इखलाक है, इक़दार हैं, वो तमाम तबाह हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, जब हम तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं तो असल मसला जो है वो ईजाद नहीं, असल मसला ये है कि हम इन तमाम ईजादात का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या हमारा इसका इस्तेमाल करने की नीयत क्या है। अगर हम इन तमाम ईजादात को अपने पॉजिटिविटीज़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उससे बेइंतहा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको नेगेटिवली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यही हमारे लिए फितना है। आज के ज़माने में एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर घर में हम इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में हमारी ज़िंदगी बहुत सारी आसान भी होती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी है, बहुत सारे लोगों के ये खदशात भी हैं कि ये तमाम दुनिया को टेक ओवर कर लेगी, इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ देगा, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये हमारी नौकरियां छीन लेगी। ये तमाम खदशात हमारे जहन में अभी आते हैं और अब हर घर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। हमें ये सीखना है कि हम एआई को किस तरह से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी आसान कर सकती है। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मतलूब खुशी साहब, जो कि प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ब्रूलन यूनिवर्सिटी में, और 100 से ज़ायद रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं और ये दुनिया के 2% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से साइंसदानों में शामिल हैं। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे एआई के हवाले से कि किस तरह से हम एआई का इफ़ेक्टिव अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे हम एक होम मेकर हैं, चाहे हम प्रोफेशनल हैं, हम ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हैं, एआई किस तरह हमारी ज़िंदगी को आसान कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे कुकिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं। देखते हैं वो आज क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी अपनी जो कुकिंग है उसमें एआई का इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से हमने अपनी कुकिंग को प्रेजेंटेशन बेहतर करनी है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कुकिंग का जायका बेहतर कर सके या लोग पसंद करें? नहीं, अभी तक मैंने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन शायद इस शो के बाद मैं इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूँ। अभी तक मैंने नहीं किया है। तो आज क्या बना रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ चिकन मखनी हांडी, और इसके लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन। इसमें जाएगा योगर्ट, इसमें जाएगी थिक क्रीम, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, और मसाले वही जाएंगे नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, और इसमें ज़ीरा, सूखा धनिया और गरम मसाला। इसमें लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल होगी। हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया गार्निश के लिए, और प्याज डालेंगे इसमें, और दैट्स इट। इतने में हमारी एक खूबसूरत सी मज़े की हांडी तैयार हो और इस जाएगी। दफ़ा आपको यकीनी तौर पे चिकन भी इसके अंदर नज़र आ रहा है, जी। तो बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू करें अपनी कुकिंग को। मतलब भाई खुशामदीद प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आजकल के ज़माने में एआई का बहुत ज़्यादा एक ज़ोर शोर के से डिस्कशन भी होती है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन आपने, क्योंकि बहुत सारे इसके ऊपर पेपर्स भी पब्लिश किए, उस वक़्त लोगों के इतना इल्म नहीं था कि एआई क्या चीज़ है। अभी 2022 में जब चैटजीपीटी का पहला वर्ज़न आया तो आम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। पता चला कि एआई भी कोई चीज़ होती है, वो भी हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी कर सकती है। आपको किस चीज़ से ने इंटरेस्ट दिया कि एआई के हवाले से आप कोई पढ़ें, इसको तजर्बात करें या इसको सीखें और फिर आगे लोगों को सिखाएँ? बहुत शुक्रिया जैन भाई फॉर हैविंग मी इन दिस शो। और मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निकल जार्गन का कम से कम इस्तेमाल जी। करते हुए आम ज़बान में आपके सवालात का जवाब दे सकूं। तो जो आपके सवाल की निस्बत से जो एआई है वो तो हमें बहुत पुरानी पढ़ाई जाती है, हमें पता नहीं होता कि हम एआई को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जैसे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो हम हाई स्कूल में ही पढ़ लेते हैं। मशीन लर्निंग एआई के अंदर वो एक एल्गोरिदम है,
लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, वहीं से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन निकलता है। और ये सारे जो बेसिक्स हैं ये तो हम बहुत पुराने पढ़ रहे होते हैं क्लासेस में, लेकिन उसकी हमें एप्लीकेशन नहीं पता होता या नहीं सिखाई जाती। मैं भी पाकिस्तान से ही पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ वो एक रट्टा सिस्टम या वो एक चल रहा होता है, ये कैलकुलस कर लें, ये क्वेश्चन कर लें, ये कर लें। लेकिन लेटर जब वेस्टर्न सोसाइटी में आए तो हमें चीज़ों का ज़्यादा आगाही होना शुरू हुई कि किस तरह से वो इन मैथमेटिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को रियल प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में 2008 एज ए डाटा साइंटिस्ट और डाटा मैनेजर के तौर पर ब्रेस्ट कैंसर टिश्यू बैंक का ऑस्ट्रेलिया जो सिडनी यूनिवर्सिटी का ये एक अदारा है, वहाँ पे मैंने जब ज्वाइन किया तो सिंस दैन जो है वो प्रोफेशनली हम फिर यही जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करने लग गए डाटा माइनिंग के लिए। और दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय पीएचडी, और फिर पीएचडी भी उसी मेडिकल डाटा साइंसेस के ऊपर हमने काम किया। तो उस वक़्त से एक्सटेंसिवली ज़ाहिर है मेरा ब्रेड एंड बटर फुल टाइम यही मैं काम करता रहा हूँ। तो लेकिन आम जो एक लोगों को ज़्यादा आगाही मिली है ज़ाहिर है वो ये चैट जीपीटी के आने के बाद लोगों को पता चला कि ये क्या अमेजिंग चीज़ है, इससे क्या क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि ये तमाम चीज़ें पहले से बहुत अरसे से एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन पहले जब कंप्यूटर था, एक प्रोग्रामिंग थी, उसके ऊपर एक सेट लैंग्वेज थी, उसके ऊपर ऑटोमेटिक चीज़ें चलती थी। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कि वो खुद ब खुद डिसाइड करेगी, मशीन खुद ही सोचेगी और खुद ही वो उसको फील करके, या जो एक पूरा पीछे डेटा मौजूद है, एक हिस्ट्री मौजूद है, उसको पढ़ के फिर डिसाइड करेगी। इसमें और फ़र्क है, क्योंकि अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो एक सेट पैटर्न पे काम करती है, लेकिन अब आप कोई भी सवाल करते हैं वो आपको ऐसे लगता है कि आप किसी ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हैं, किसी इंसान से बात कर रहे हैं। उनका अंदाज़, उसका जवाब देने का तरीका कार, उसकी इवन के एक्सेंट, वो तमाम चीज़ें वो कॉपी करते हैं। तो इसमें और आप अगर ट्रेडिशनल जो प्रोग्रामिंग थी उसमें क्या फ़र्क देखते हैं? जी, इसमें जो लेटर टाइम के अंदर यही एक तो हमें डाटा बहुत अवेलेबल हुआ है ना, और हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर भी आ गई है जो कि पहले से इतनी पावर नहीं थी हमारे पास। तो बायोलॉजिकली जो ह्यूमन बीइंग है या जितने भी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं उन्होंने ये एवोल्यूशन के दरमियान जो है मिलियन ऑफ ईयर्स में ये चीज़ें लर्न की हैं, अडॉप्ट की हैं, उसको अंडरस्टैंड किया, लर्न। तो सिमिलरली जब ये डाटा हमें अवेलेबल हुआ साइंटिस्ट को और कंप्यूटेशनल पावर भी साथ मिली इतनी कि जिस काम को पहले करने के लिए फॉर एग्जांपल पूरा साल चल लग जाता था वो 1 घंटे में वो प्रोसेसिंग हो जाती है। तो इवन अब जो क्वांटम कंप्यूटर आ गए हैं वो उसमें तो जो मिलियन ईयर्स जो लगने थे प्रोसेसिंग में वो भी विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स वो प्रोसेसिंग वो कर रहा है। तो उसकी वजह से जो है वो अब हम वही चीज़ें जो ह्यूमंस ने मिलियंस ऑफ ईयर्स में लर्न की हैं वो हमने विद इन फ्यू ईयर्स वो लर्न कर लिया है। नाउ वी आर मिमिक द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस कि उसी तरह से वो सोच रहा है, इंसान की तरह से बात कर रहा है, इंसान का एक्सेंट है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोल सकता है और सारा कुछ। अच्छा, आपने कहा कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो जो चीज़ें जो कई 100,000 साल लगने थे सीखने में, वो आप कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनटों में वो मुकम्मल कर लेता है। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो कंप्यूटर सीख रहा है या काम कर रहा है? और प्लस अगर आप आम इंसान को समझाना चाहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्या ये सिर्फ एक प्रोग्राम है, चैट जीपीटी प्रोग्राम है, या फिर इसके अलावा इसके पीछे और भी कोई बैकग्राउंड है? देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इंसान है। इंसान हमने इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों सुपर कहते हैं? इंटेलिजेंट इंसान है वो जैसे कि इंटेलिजेंस इंसान की इंटेलिजेंस है, इसी तरह ये कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस है। तो ये बिल्कुल वही बिहेवियर को मिमिक कर रहा है। तो जो काम इंसान कर सकता है अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सके। स्पेशलाइज्ड टास्क में तो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड टास्क कहते हैं कोई भी एक काम के लिए जो है ना, वो तो ऑलरेडी जो एआई है वो ह्यूमन कैपेबिलिटी को सरपास कर चुकी है, यानी कि इट्स बेटर देन ह्यूमंस। कोई भी काम आप ले लें, सिर्फ अभी तक जो ह्यूमन एक बेटर है ना वो हर तरह के जनरल टास्क में है। ये मैंने कप उठाना है, मैंने इसको सिप लेना है, मैंने ये चीज़ें लेनी है, छोटे छोटे ऐसे काम हम फ़ौरन ह्यूमंस अडॉप्ट कर लेते हैं। उसमें अभी जो है वो कंप्यूटर इतना अभी स्ट्रगल कर रहा है, एंड दैट वन ऑफ द रीज़न इज़ अ डाटा। तो जब ये क्वांटम कंप्यूटिंग किक इन होगी, अभी वो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को या इवन हमें भी साइंटिस्ट को अभी बड़ी लिमिटेड सी अवेलेबल है। तो जैसे जैसे ये अवेलेबल हो जाएगी तो वो जो हमारे पास ये जो इतना डाटा है और फिर कंप्यूटेशनल पावर से हम उसको बिल्कुल इंसान की तरह, यानी कि रोबोट ऐसे बन जाएंगे कि वो बिल्कुल इंसान की तरह कर सकेंगे, वो कुकिंग भी कर सकेंगे जैसे ये ऑलरेडी अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स अगर आप देखते हैं तो उनकी जो मूवमेंट्स हैं
وہ کافی بالکل ہیومن لائک موومنٹس ہیں ان کی, Yeah. بالکل انسان کی طرح موو بھی کرتے ہیں, چلتے بھی ہیں, جمپس بھی کرتے ہیں, ڈانس بھی کرتے ہیں, وہ باکسنگ بھی کرتے ہیں, وہ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں. اس طرح کے روبوٹس موجود ہیں. میرا بلکہ ایک حال ہی میں اتفاق ہوا چائنا جانے کا, اور میں نے وہاں پہ بہت ساری ٹیکنالوجی وٹنس کی کہ کتنے وہ اسٹیبل روبوٹس ہیں. آپ Yeah. کو ان کے چلنے کا, واک کرنے کا انداز, ان کے ویو کرنے, ان کے سیٹ پروگرامز ہیں بھی اس میں جو آٹومیٹک نہیں. بوٹل نیک تھی وہ صرف کمپٹیشنل پاور تھی. آج بھی اگر بوٹل نیک ہے نا تو وہ کمپٹیشنل پاور ہے. صحیح. تو جیسے جیسے یہ پاور اویلیبل ہوتی جا رہی ہے, جو کہ بہت سپیڈ سے ہو رہی ہے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے ویری سون جو ہے وہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹائم بھی آنے والا ہے, جس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آپ کو فرق کرنا ہی مشکل ہو جائے گا کہ یار یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا یہ روبوٹ تھا کہ انسان تھا. آلریڈی بالکل محسوس ہوتا ہے, لیکن آپ نے کہا کہ بالکل کہ بڑی تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. جی ہاں. کیا وجہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے؟ ابھی 2022 میں پہلا ورژن آیا اور اب 3-4 ورژن آلریڈی آ چکے ہیں. اس کے بعد بہت سارے اور کمپیٹیٹرز آ گئے, بہت سارے اور اے آئی ماڈلز آ گئے جس کے اندر ویڈیوز بھی بن رہی ہیں, پکچرز بھی جنریٹ ہو رہی ہیں, ڈاکیومنٹس بن رہے ہیں, ویب سائٹس بن رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ابھی پچھلے 2-3 سالوں میں اتنی جلدی اس کے اندر ایڈوانسمنٹ آئی ہے, پہلے کیوں نہیں تھی؟ اس کی وجہ دیکھیں, وہ ہمیشہ سے سائنس میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کسی چیز کو کریک کیسے کرنا ہے, ایک بوٹل نیک آ جاتا ہے. چابی مل گئی. آپ جہاز بنا رہے تھے اور آپ چاند پہ جانا چاہتے تھے, آپ اس کو بہتر کرتے جا رہے ہیں, بہتر کرتے جا رہے ہیں, بہتر کرتے جا رہے ہیں, بٹ یو کین نیور گیٹ ٹو دا مون انلیس یو انوینٹ این بریک راکٹ. تھرو جب تک نہیں ہو. جب وہ راکٹ بن گیا تو پھر وہ اس کے اندر امپرومنٹ بہت فاسٹ ہونے لگ گئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم نے اسپیس کو ہٹ کیا ہے, اس کے ود ان فیو ایئرز جو ہے آپ چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو سملرلی جب چیٹ جی پی ٹی ایک بن گیا نا کہ یہ ایک کیپیبلٹی ڈیمونسٹریٹ کر دی گئی کہ یار یہ میتھڈ ہے, یہ الگوریدم ہے, اور اس کے ذریعے یہ کچھ پاسبل ہے, تو وہ پھر آل اوور دا ورلڈ وہ ایک پاتھ پہ مل جاتا ہے نا سب کو. اس کو پھر امپرومنٹ کرنے میں ٹائم نہیں لگتا. تو ہسٹری میں جب بھی ٹیکنالوجیز انوینٹ ہوئی ہیں, وہ جہاں پہ پھر بوٹل نیٹ آتا ہے, اس کے بعد ایک پیریڈ آتا ہے جس میں کوئی اتنی بہت زیادہ ریپڈ ایڈوانسمنٹ آتی ہے, ایک بہت ریپڈ ایڈوانسمنٹ آتی ہے, پھر ایک پیریڈ آتا ہے جس میں اتنی نہیں ہوتی ریپڈ. تو وہ جو بوٹل نیک جب بھی جس بھی جگہ پہ آپ ہٹ ہوتی ہے, اس میں جو پیریڈ وہ بوٹل نیک ایک تھی وہ گزر گئی. پیچھے کمپیوٹیشنل میں بھی کمپیوٹر پاورز کے حساب سے جو ایک ایڈریس کیا گیا. اب جیسے یہ کمپیوٹنگ پاور کوانٹم کمپیوٹنگ کی کن ہوتی ہے, اس کو اویلیبل ہوتی ہے بڑی بڑی کمپنیوں کو, تو آپ یہ دیکھیں گے ایسی نئی پروڈکٹ, ایسے نئی چیزیں, سولوشنز آپ کو ملیں گے. آپ کی بینکنگ ہر چیز بیسیکلی ری انوینٹ ہوگی, نئے سولوشن. تقریباً اکثر جو بیماریاں جن کا ابھی آپ کے پاس علاج نہیں ہے, ان کے علاج آ جائیں گے, علاج بھی بالکل مل جائیں گے. تو یہ جو ایڈوانسمنٹ ہے یہ بہت فاسٹ اور ریپڈ ابھی آپ کو ملے گی. اچھا, عام انسان کے لیے ابھی ہم جو اے آئی کا استعمال کرتے ہیں, موسٹلی لوگ میجورٹی جو ہیں وہ ای میلز لکھنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسائنمنٹس بنانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں, یا چھوٹے موٹے جو سوال ہمیں ڈیلی روزمرہ کی جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, جو پہلے ہم انٹرنیٹ پہ گوگل کرتے تھے, سرچ کرتے تھے, وہ آپ اے آئی سے پوچھ لیتے ہیں. آپ کوئی سوال جواب اس طرح کی چیزیں صرف میجورٹی لوگوں کا استعمال ہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اے آئی کا عام روٹین میں گھروں میں کیا استعمال کر سکتے ہیں, خصوصاً وہ ہمارے دیکھنے والے جو آئیدر ایلڈرلی ہیں, پیرنٹس ہیں, کیونکہ بہت ساری مائیں جو گھر میں موجود ہیں, یا ایون جو پروفیشنل خواتین ہیں, پروفیشنل مرد ہیں, جو اے آئی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, اپارٹ فرام کہ ای میل لکھ لی, آپ نے کوئی ٹیکسٹ کو ری جنریٹ کر لیا, اس سے بہتر اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ آپ اگلے 5 سے 10 سالوں میں اے آئی کو کس طرح سے استعمال ہوتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو امیڈیٹ یوز جو ہے, جو کہ ہر بندہ کر سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ماڈل کے پاس جائیں, چیٹ جی پی ٹی یا دوسرا, اگر کوئی پیڈ ماڈل لے لیں تو وہ بہتر ہے. جیسے پرپلیکسٹی جو ہے وہ ٹیچنگ کے لیے بھی آپ کو بہت اچھے ڈسکاؤنٹس دے رہا ہے, اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی دے رہا ہے, ایجوکیشن کے لیے بھی. اگر پیڈ لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی لے سکتے تو پھر بھی آپ ایک ماڈل کو چوز کر کے اس کو آپ یہ بتائیں اپنے بارے میں کہ جی یہ میں ہوں, یہ میں کرتا ہوں, اور اس کو ممک کریں اپنے ساتھ. اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں, آپ ایک ہاؤس وائف ہیں, آپ کہیں جی کہ میں نے بچوں کو پک اینڈ کرنا ہوتا ہے, پک ڈراپ کرنا ہوتا ہے, میڈیکل اپوائنٹمنٹس ہیں, میں نے ایلڈرلی پیرنٹس کو کرنا ہے, میں نے ہسبینڈ کو, میں نے یہ چیزیں مینیج کرنی ہیں, تو ناؤ یو ممک اٹ مائی سیلف. آپ اردو بھی وہ سمجھتے ہیں, اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں اس سے, تو اس کو آپ اپنا ایک بڈی بنا لیں, جس کو کو پائلٹ آپ کہہ لیں یا کو ورکر کہہ لیں, وہ آپ بنا لیں. اب وہ جو کو ورکر ہے اس کو دیکھیں, جو انٹیلیجنس ہیں
वो आई डोंट नो क्वाइट मे बी मिलियंस ऑफ पीपल की उसको इंटेलिजेंस है ना उसके पास सही। तो वो आपकी उसी रूटीन को उसी काम को फिर आप उसको कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम है, ये काम है, ये मैं कैसे करूँ। प्रोफेशनली तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप अगर टीचर हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, या आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या आप अकाउंटेंट हैं, या आप फाइनेंशियल प्लानर हैं, आप उसको अपना कोवर्कर बना लें, मिमिक करें, उसको पूरा बताएं, उसको बल्कि कहें कि मुझे क्वेश्चन करो, मुझसे पूछो कि भाई नाउ यू एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और एंड देन यू आस्क मी मोर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट डू आई डू इन माय डेली रूटीन एंड हाउ सही। डू आई मैनेज माय क्लाइंट्स वगैरह वगैरह। उसको जब आप पूरी तरह से ट्रेन कर देंगे ना, को वर्कर बना देंगे, तो वो एक आपने सुपर इंटेलिजेंस अपने साथ जोड़ लिया, एक असिस्टेंट फ्री का आपको मिल गया। बिल्कुल अब ठीक। आपको जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी काम आपने करना है, आप उसको कहेंगे ये मुझे कैसे करना है या ये मेरे लिए कर दो, उसकी तो मेमोरी वो में आप- सेव रहेगा कि आपने क्या सोचना है, किस डायरेक्शन में सोचना है। अच्छा, आपने कहा कि परप्लेक्सिटी है और कोई चैट जीपीटी है, गूगल क्लॉड का है, जेमिनाई है, और जेमिनाई जी हाँ। कोपायलट है, माइक्रोसॉफ्ट, बेशुमार मॉडल्स मौजूद हैं। लेकिन इनमें कौन सा बेहतर मॉडल आप समझते हैं आपके अपने तजर्बे के लिहाज से? ये किन, अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए? अगर कोई प्रोड्यूसर है, आपको प्रोडक्शन में है, उनको क्या मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए? या अगर कोई घर में काम करते हैं, कोई प्रोफेशनल है, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उनको डेटा साइंटिस्ट हैं, उनको किस तरह के मॉडल इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए मैं तो सारे मॉडल्स ही यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे एक जो है वो बड़ा अच्छा लगता है, परप्लेक्सिटी। उसका फ़ायदा ये है कि एक एजुकेशनिस्ट के लिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक दिया हुआ 44 पाउंड्स पर ईयर की सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, तो गुड। अब ये यूके में तो 44 पाउंड इज़ नथिंग कुछ भी फॉर द नहीं है। होल ईयर। और उसके अगेंस्ट आपको देखिए मिलता क्या है, उसके अगेंस्ट उसी परप्लेक्सिटी के अंदर चैट जीपीटी लेटेस्ट 5.2 की आपको एक्सेस मिलती है, क्लॉड की लेटेस्ट एक्सेस मिलती है, आपको सोनेट की एक्सेस मिलती है, ठीक है, आपको जेमिनाई की लेटेस्ट फ्लैश 3 प्रो की एक्सेस मिलती है। तो वो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर वो सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मल्टीपल मल्टीपल जो पेड हैवी सब्सक्रिप्शन है वो सारी, तो आप उसको जब एक दफ़ा आपने ट्रेन कर दिया कि दैट इज़ मी, उसके बाद आप कह दें कि अच्छा भी इसमें क्लाउड का क्या नज़रिया है, आप विद इन जस्ट अ क्लिक ऑफ बटन आप उसको मॉडल को चेंज करके आप उसकी इंटेलिजेंस ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि कम से कम स्टूडेंट्स बड़ा रीज़नेबल है। हर एक के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स और एजुकेशनिस्ट के लिए उन्होंने बहुत इसको चीप बना दिया है। सही। तो स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली ये यूज़ करना चाहिए। अच्छा, जो डिफरेंट मॉडल्स आप इस्तेमाल करते हैं, क्या इनके बैक एंड पे सेम साइंस या सेम सेंस इंटेलिजेंस इस्तेमाल होती है? क्या ये डेटा एक ही है लेकिन डिफरेंट मॉडल्स आके डिफरेंट फेसेस हैं, या इनकी अपनी इंटेलिजेंस है हर एक की? नहीं, इसमें देखें अगर आप सेम वैसे तो सेम डाटा नहीं होता, लेकिन अगर आप सेम डाटा भी आप एक ही एआई मॉडल को, अगर वो मॉडल भी सेम क्योंकि है, एक सवाल अगर आप मुख्तलिफ अगर मॉडल से पूछते हैं कि आपको एक तरह का जवाब मिलेगा या मुख्तलिफ जवाब मिलेगा? मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे। उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ ना, कि रीज़न यही है कि अगर आपके पास एल्गोरिदम भी सेम है और मॉडल जो डाटा है वो भी सेम है, लेकिन आपको अगर जब उसको ट्रेन आप करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आप उसको कहते हैं कि जी इसकी जो आउटपुट है या आपका जो आउटकम है वो उसको इंसेंटिवाइज जो आपने किया हुआ है वो डिफरेंट चीज़ों के लिए इंसेंटिवाइज अगर आपने किया हुआ है तो वो डिफरेंट चीज़ लर्न करेगा, वो आंसर डिफरेंट देगा। तो इनके पीछे जो मॉडल भी डिफरेंट है, जो एल्गोरिदम्स हैं वो भी डिफरेंट है, डाटा भी डिफरेंट है, और डिफरेंट चीज़ों के लिए इनको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। उसकी वजह से ये जनरली जो है वो आंसर आपको डिफरेंट देते हैं। अच्छा, आजकल के ज़माने में हमारी ज़िंदगी में कहाँ पे एआई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जो हमें रियलाइज़ नहीं होता, या हमें पता नहीं कि हमें जानते नहीं, लेकिन हमें हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी मौजूद है? फॉर एग्जांपल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है, बहुत सारी एआई इस्तेमाल होती होगी हमारी ड्राइविंग के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें। आपको जो मोस्ट कॉमन जो हर बंदा नॉर्मली ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है, कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे एआई का ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन हमें मालूम नहीं? देखें वो एआई बहुत पुरानी इस्तेमाल हो रही है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम उसके कितने डिपेंडेंट थे, बहुत पुराने। आप जब भी कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको कहा जाता है कि जी आपका नॉर्मल है। भाई किस बेस पे कह दिया जाता है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? वो जो एक कट ऑफ है कि जी यहाँ पे जो एक रेंज है। जो रेंज है वो कहाँ से आई है? सही। तो दैट इज़ बीन स्टैटिस्टिकली बीन ड्राइव्ड। सही। उसके पीछे वो स्टैटिस्टिक्स Data क्या है? वो मौजूद है। एआई है, डाटा है एआई। तो आप वो देखें कि वो तो आप कितना पुराना आप इस्तेमाल कर रहे हैं एआई को, आपने सही। ये रेंजेस तो आई अब डोंट ज़्यादा नो, सोफिस्टिकेटेड हो गया बहुत बस। बहुत बहुत पुराना। तो अब वही चीज़ बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ तो हम तो हर वक्त हर चीज़ में एआई, अब तो जो है ना वो
आपके माइक्रोवेव और फ्रिजें ये भी एआई लोडेड आनी शुरू हो जानी है ऑलरेडी आ गई, क्योंकि अब आप बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस मौजूद हैं, आप रिमोटली इनको कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपकी अगर हॉलीडेज हैं तो उसके वो इंटेलिजेंस उसके अंदर मौजूद है कि कहाँ पे आपको पावर सेविंग करनी है, या कहाँ पे आपने अपना जो भी, इवन कि ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं, फ्रिजेस ऐसे मौजूद हैं कि कैमरास अंदर लगे हुए हैं, वो आपको बता सकते हैं क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है, क्या चीज़ें ऐड होने। आप इमेजिन करें कि अब वॉशिंग मशीन आ जाएगी, आई हैवंट सीन इट, मे बी ऑलरेडी हो, कि आपने बस वो कपड़े थ्रो इन कर देने, अब वो खुद ही साइकिल डिसाइड करे वॉश हुए हैं नहीं हुए, कब हुए हैं, तो ये इंटेलिजेंस उसको भी मिल जाएगी और वो भी एवरीथिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कुछ वॉशिंग मशीन्स हैं वो अपने वजन के हिसाब से डिसाइड करती हैं कि कितना टाइम उसको ज़रूरत है या किस तरह का मटेरियल है। अच्छा, हेल्थ केयर सेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और ज़ाहिर है कि हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ती रहती है ऑन एंड ऑफ, स्पेशली जो हमारे एल्डरली है वहाँ पे एज के साथ साथ वियर एंड टियर ज़्यादा होता है बॉडी का, और उसके अंदर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हाउ डू यू सी एआई को हेल्थ केयर में कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, और आगे कितना इस्तेमाल किया जाएगा, क्या उसके फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे? फॉर एग्जांपल स्पेशली अर्ली डायग्नोसिस में कितना हेल्पफुल हो गई है? अच्छा, यहाँ यही मेरे जो है ना वो थोड़े से ग्रीविसेंस हैं इसके हवाले से। मेरी ये स्पेशलिटी है, मेरी पीएचडी भी इसी चीज़ में है, एआई फॉर हेल्थ सेक्टर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, राइट। और 2017 में मैंने एल्गोरिदम्स पब्लिश किए थे ऑस्ट्रेलिया में, जो मेन स्ट्रीम में भी काफ़ी पॉपुलर हुए, और कि जी किस तरह से अर्ली डायग्नोसिस और कैंसर रिसर्च के ऊपर, और जो टूल्स मैंने बनाए वो किस तरह से उसको हेल्प कर रहे हैं। तो लेकिन एक्चुअली वो जिस लेवल पे इस्तेमाल हो सकते हैं वो नहीं हो रहे। अब मेरे ये 2017 के बनाए हुए टूल्स जो हैं, दे कैन आइडेंटिफाई डायग्नोस कैंसर रीजन को, लेकिन आज भी हम फुली पैथोलॉजिस्ट के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं। और ये पब्लिश डाटा है कि हर साल अमेरिका के अंदर तकरीबन 1 लाख लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ मिस डायग्नोसिस एंड मिस ट्रीटमेंट। राइट। तो अब एआई का यूज़ नहीं किया जा रहा, हम उसको यूज़ तो हो रहा है, लेकिन जिस लेवल पे टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है उस लेवल पे नहीं किया जा रहा है। मैं खुद यहाँ पे भी कई जगह पे उनको पिच किया है कि लाइक ये अगर हम आपको रिप्लेस नहीं कर रहे, उनके यही जो स्पेशलिस्ट खदशात ये हैं कि हम उनको रिप्लेस डॉक्टर के पास कौन जाएगा फिर तो अगर एआई से यार लोग हम आपको पूछने लग जाएंगे। रिप्लेस नहीं कर रहे, दिस इज़ अ टूल टू हेल्प यू, ठीक है ना। तो क्या अगर आपको एक टूल कह रहा है, आपको एआई बता रही है कि ये बंदे का कैंसर है या होने के चांसेस हैं फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर और 2 इयर्स, तो आप डॉक्टर उसको मिस करने के कितने चांसेस हैं? लो हो जाएंगे ना, डॉक्टर उसको फॉलो अप करेगा, अर्ली डायग्नोज हो जाएगा अर्ली डायग्नोज हो जाएगा। इसको क्योर करना हम भी बता आसान है। सकते हैं कि अगले 2 से 5 साल में यू गोइंग टू गो ब्लाइंड, ग्लूकोमा से आई डिजीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम मैंने खुद एल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं, दे आर वेरी एडवांस, दे कैन टेल यू कि आगे जो है वो किस तरह से डिजीज़ जो है वो इवॉल्व होने लगी है, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं है, वो इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है, ट्रायल करने को तैयार नहीं है, उसमें बहुत सारे अच्छा, इसमें आप रहनुमाई हासिल करें कि क्या वजह है कि लोग एआई का इस्तेमाल नहीं करें, और प्लस जो एआई का इस्तेमाल हम घरों में करें हेल्थ केयर के हवाले से वो कितना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? क्योंकि बाज़ औक़ात कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम घर में सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं और उसके नुकसानात भी हो सकते हैं। तो हमारे साथ जो मतलूब भाई मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि एआई को हम कैसे इफेक्टिवली अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ुसूसन हेल्थ केयर के हवाले से। लेकिन मदिया की देखते हैं कि कुकिंग कहाँ तक पहुँची है मदिया। जी, मैंने इसमें मक्खन ऐड किया कढ़ाई में, उसमें थोड़ा सा हल्का सा जैतून का तेल ऐड कर दें, और उसमें फिर आप प्याज को फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, चिकन ऐड करें और उसको भूनें अच्छे से। कोई 1-2 मिनट बाद आपने उसमें नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला और सूखा धनिया आपने ऐड कर देना है और उसको अच्छे से भूनना है। 2-3 मिनट बाद ही हमने इसमें योगर्ट ऐड कर देना है, ताकि योगर्ट का जो एक टेस्ट है वो इसमें ऐड हो जाए, और इसमें उसको कुक करना है, अच्छे से भूनना है। बाद में अब मैं इसमें लेमन जूस डालूंगी और क्रीम ऐड करूंगी, और इसको फिर अच्छे से पकाएंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे, और हमारी मखनी हांडी तैयार हो जाएगी। ज़बरदस्त। और आपकी मखनी हांडी ऐसी लग रही है कि आज हमारा लंच डिनर यहीं पे होगा। क्या अगर एआई होती तो वो भी आपकी मखनी हांडी को स्मेल या टेस्ट कर सकती? इस तरह के सवालात भी करेंगे, लेकिन आज हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो हम फर्दर एआई के हवाले से, और जो सेंसेस हैं, जो हमारी सुनने की सलाहियत है, सूंघने की सलाहियत है, इसको हम किस तरह से इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं? एआई का इसमें कोई रोल होगा या नहीं? हमने एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, हाजिर होते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद।
बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ब्रंच टाइम स्पेशल। हमारे साथ डॉक्टर मतलूब खुशी साहब मौजूद हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू जारी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी ज़िंदगी तब्दील कर रही है, कैसे आने वाले सालों में हमारी ज़िंदगी तब्दील होगी एआई की वजह से, और क्या इफ़ेक्टिव इस्तेमाल है, चाहे हम एक एल्डरली घर में मौजूद हैं, चाहे हम प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे हम होम मेकर्स हैं, या हम ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हैं, किस तरह से हम एआई का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ुसूसन हमारे मज़हब के हवाले से, दीन के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ें एआई से सीखना शुरू कर दी हैं। क्या ये बेहतर है? क्या इससे हमारा दीन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज बेहतर होगा, या बाज़ औक़ात एआई बहुत सारी चीज़ें मिस रिप्रेजेंट भी करता है, मिस इंटरप्रेट भी करता है, तो उसका क्या इस्तेमाल है? मतलूब भाई आप बताइएगा कि एआई मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए हमें बहैसियत मुसलमान अपने आप को किस तरह से फ्यूचर प्रूफ करना चाहिए, फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहिए, और प्लस क्या इन्फॉर्मेशन हम एआई से ले सकते हैं, क्या नहीं। हम बहुत सारे लोग अभी एआई को एज ए मुफ्ती भी इस्तेमाल करते हैं, उनसे सवालात भी लेते हैं, फतवे भी लेने की कोशिश करते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। तो क्या इफ़ेक्टिव इस्तेमाल है कि हम एआई को अपने दीन के साथ साथ इस्तेमाल कर सकें? देखिए, इसमें जो जहाँ तक सीखने की बात है, तो मेरा ख़्याल है जो डोमेन स्पेसिफिक एलएलएम है, उसके ऊपर आप उसको डेफिनेट, अगर आप चैट जीपीटी से जनरली आप कोई ख़ास मसला अगर पूछेंगे, तो देखें वो तो उसके पास तो जनरल वो सारा नॉलेज है मुख्तलिफ, लेकिन आप उसको डोमेन स्पेसिफिक, आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम एलएलएम्स आउट देयर वो जो कि इस्लाम के मुताबिक बने होंगे, लेकिन मैंने इस पे अभी रिसर्च नहीं की कि किसने बनाए हैं। तो आप एक ऐसा चैट जीपीटी ऐसा जो कि एक मसलक का एक्सपर्ट हो, उसको यकीनन ये अवेलेबल होंगे। आप वो लुक अराउंड करें, गूगल कर लें, चैट जीपीटी से पूछ लें, वो होंगे। आप उनको इस्तेमाल करें एक मसलक की ओपिनियन लेने के लिए जो किसी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिलीज़ किया हो, राइट। ठीक है। और उसके बाद आपको उसके मसलक का ओपिनियन मिल जाएगा। फिर आप डिफरेंट ओपिनियन डिफरेंट मसलक के ले सकते हैं, फिर आप अपना ओपिनियन Decide फॉर्म कर कर सकते हैं। सकते हैं। ये जो जनरल पर्पस एलएलएम्स है ना, इनसे एलएलएम क्या चीज़ है? एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो जी। हैं, जो कि चैट जीपीटी, इनको हम जनरली एलएलएम कहते हैं ना। सही। चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनी हो गया, मैनस हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, एलएलएम सही। फॉर द शॉर्ट। तो जो आप जो है ना वो किसी आप उस एलएलएम के ऊपर दीनी मालूमात लेने के लिए रिलाय करें जो किसी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन ने खुद रिलीज़ किए हों, खुद सही। उनके क्योंकि But how do you देखें, decide कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबल है? How AI decides? नहीं ये एआई नहीं, ये तो आप डिसाइड करेंगे ना। आप किसको क्रेडिबल मानते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं जो है अगर जावेद गामदी को एक समझता हूँ कि लेटेस्ट मॉडर्न ज़माने का एक अच्छा वो एक स्पीकर है, तो उस अगर जावेद गामदी की ऑर्गेनाइजेशन वो एक अगर मैं उसको फॉलो या अगर करता आप हूँ चाहते हैं कि हदीस की किताबों में से अगर आप चाहते हैं, हाँ। अगर आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ कुरान से रेफरेंस दें, तो वो AI उसको अडॉप्ट कर सकता है, राइट? नहीं वो कर तो सकता है, लेकिन हाउ वुड यू लाइक ट्रस्ट दैट आंसर। कम से कम मैं तो नहीं करूँगा ट्रस्ट, जो है ना, क्योंकि ये हेलुसिनेट भी करते हैं, इनके एजेंडा भी होते हैं। आप जो है डीप सीक को जब पूछेंगे चाइना के ख़िलाफ़ कोई बात, वो नहीं बताएगा आपको, सही। क्योंकि वो चाइना ने उसको ट्रेन किया है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है ये वेस्टर्न सोसाइटी ने ट्रेन किए हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस। तो मुझे अगर दीन की मालूमात लेनी है तो मैं किसी भी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो देखूंगा कि उन्होंने कोई रिलीज़ की है, सही। जो आई एम श्योर तो इसका मतलब है अगर कि नहीं किया तो वो करना चाहिए जो आपने उनको। प्रॉम्प्ट देनी है AI को, हाँ। वो आप स्पेसिफिकली उसके बताएंगे कि मेरे लिए ये बंदा क्रेडिबल है, मेरे लिए ये नहीं ABCD नहीं, आप आलिम उसी फिर credible है। एलएलएम के पास जाएंगे ना, सही। आप चैट जीपीटी पे नहीं जाएंगे। Right. आपने वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन organization से relevant अगर तो ये developer है। ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया तो उनको करने चाहिए। सही। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपने एलएलएम्स बना के रिलीज़ करने चाहिए, ताकि उनके जो ओपिनियन है लोगों के पास इजी एक वो एक्सेस हो जाए कि जी ये फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन है, फ़लाँ मसलक है, उसका ये एलएलएम है, आप उसी को डायरेक्ट क्वेश्चन करें। अच्छा, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो LLM जिसको आप कह रहे हैं बनाने के लिए क्या टेक्निकल चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कितना मुश्किल है, क्या ये ईजी है बहुत बनाना? आसान है, आजकल के ज़माने में ये कोई मुश्किल नहीं रह गया। बहुत कम इसके लिए पैसे दरकार हैं और ये बहुत अचीवेबल डूएबल है। जिस तरह से आप एक वेबसाइट बना रहे हैं
उसी तरह से विद अ वेरी जितनी जितनी ये बड़ी और मनाजुल कुरान है ताहिरुल कादरी की या और दूसरे इनके पास बहुत बजट्स हैं बड़ी बड़ी जो लंदन में मिलियंस ऑफ पाउंड की मस्जिद बना सकते हैं वो चंद हज़ार पाउंड का क्या एलएलएम नहीं बना अच्छा सकते। एलएलएम क्योंकि मैं अंडरस्टैंड ये करना चाह रहा हूँ कि क्या ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है या फिर अगर कोई छोटा कोई बिजनेस भी कर रहा है वो चाहता है कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना एक एलएलएम डेवलप कर लूँ और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो कोई भी सवाल अगर पूछना चाहें वो उस लैंग्वेज से उस मॉडल से पूछें तो उसमें मेरी ज़रा एडमिन कॉस्ट कम हो जाएगी, उसके अंदर मेरे रिसेप्शनिस्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई अकाउंटेंसी फर्म है, कोई लॉ फर्म है या इससे रेलिवेंट कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स हैं, क्या वो इस तरह का एलएलएम मॉडल डेवलप कर सकते हैं कि बजाय इसके कि आपको एक बंदा उसके लिए स्पेसिफिकली हायर करना पड़े जो तमाम सवालात का जवाब दे। अगर किसी को कोई भी सवाल है, अगर कोई भी रेलिवेंट उस ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट सवाल है, कोई आपकी फ़ीस पूछना चाहता है, वो आपकी एक्सपर्टीज देखना चाहता है, तो क्या आप डेवलप कर सकते हैं खुद? जी जी बिल्कुल, ये आजकल बहुत आसान हो गया है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमारे एक दोस्त हैं शाहिद अल्ताफ़ कुरैशी, उन्होंने भी बनाए हुए हैं टूल्स। तो वो ये 10 15 20 डॉलर या पाउंड के अंदर आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं Right. और वहाँ पे आप अपनी सारी इवन आप अपना हदीस का एलएलएम बनाना चाहते हैं, आप सारी हदीस की जो किताबें पीडीएफ में अवेलेबल हैं सही। वो आप उसमें अपलोड कर देंगे और जब भी आप उससे कोई क्वेश्चन करेंगे वो उसके रेफरेंस से आपको वो रिप्लाई करेगा। आप Right. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अपने सारे जो अपने policies, डॉक्यूमेंट्स हैं, procedures हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, protocols प्रोसीजर्स हैं, बिल्कुल वो उसके अंदर आप अपलोड कर दें। आप एक बैंक तो वो आपको स्पेसिफिकली आपकी प्रोसीजर पॉलिसी के मुताबिक वहाँ से उसके रेफरेंस भी देगा, Right. वो आपको रिप्लाई करेगा। Amazing. और ये बहुत चीप है, अगर आप बहुत कुकिंग cheap है। करते हैं, अगर आप मदिया जैसे शौकीन हैं खाना बनाने के, तो आप अपने सारे जो कुकिंग रेलिवेंट बुक्स चीज़ें हैं उसके अंदर उसमें डाल दें। कोई ख़ास किस्म, जैसे हम इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कुकिंग को पसंद करते हैं तो जो भी मेजर उसकी जो बुक्स हैं, रेसिपीज़ हैं, वो आप उस पे अपलोड कर दें। आप और चाहते हैं कुछ कि भी आप गोश्त का कचूमर निकाल दें और आप हमारे प्रॉपर पके हुए जो टेंडर गोश्त बनाएं, तो आप अपने एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि एआई को बहैसियत मुसलमान हमें क्या ख़दशात हैं और हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम अपनी कौम को, अपने बच्चों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अगले आने वाले 10 और 15 सालों के लिए? इसमें देखें, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा और स्ट्रेस करूँगा कि हमारी मस्जिदों को इवॉल्व होना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली। बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगी तो वो क्रिश्चियंस की जैसे वो गिरजे हैं वो वैसे ही बन जाएंगे कि वो कभी कभार जाएंगे, आप बस बिल्कुल। पढ़ेंगे, जुम्मा नमाज पढ़ लेंगे या जुम्मे पे से भी लोग चले जाएंगे, साल के बाद आ जाएंगे करेंगे ईद पढ़ने के ओके, लिए। दैट्स वेरी वैलिड पॉइंट और आई विश कि हमारी मसाजिद में एआई की तालीम दी जाए। लोग मसाजिद में ये ही तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, जहाँ पे भी मेरी आवाज़ पहुँच सकती है मैं उनको कहता हूँ कि यार आपको इंगेज करना पड़ेगा यूथ को, और यूथ को इंगेज बिल्कुल। करने के लिए आप उनको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी आज जब दरस कुरान है या आज फ़लाँ बंदे का दर्स होगा तो आ जाएं। आपको बारबेक्यू नाइट्स करनी पड़ेंगी, आपको गेम्स नाइट्स करनी पड़ेंगी, आपको यूथ को इंगेज करना पड़ेगा। आप मैथमेटिक्स की क्लास चलाएं, आप स्टैटिस्टिक्स की क्लास चलाएं, आप बायोलॉजी की क्लास चलाएं, आप अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो करें। आपके पास इतनी अक्सर मस्जिदों के पास एक स्पेस होती है और वो अनयूज्ड रहती है। मस्जिद के नमाज के टाइम खुलती है या मदरसों के टाइम होते हैं, या 4 नमाजी होंगे, 10 नमाजी होंगे आम नमाजों छोटी में, तो मसाजिद में बिल्कुल। छोटी मसाजिद में थोड़े से नमाजी, इतनी वो जो स्पेस वेस्ट हो रही है उसको आप सर्व करें, कम्युनिटी को अच्छा, एंगेज करें। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, लेकिन जो उल्मा देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो सुनने वाले हैं, उनको आप स्पेसिफिकली क्या डायरेक्शन देंगे, कैसे रहनुमाई करेंगे एआई के स्पेसिफिकली हवाले से? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो मसाजिद में कर सकते हैं? अगर आप कैटेगोरिकली कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहें बच्चों को इंगेज करने के लिए, यूथ जिसमें इवन के जो 5 6 7 10 साल के बच्चे हैं जो भी अर्ली एज में हैं, या फिर जो टीनेजर्स हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी गुमराह होते हैं, वो बड़ी डेलिकेटेड एज है। फिर उसके बाद जो ऑलरेडी प्रोफेशनल लोग हैं जिनको वीकेंड्स पे ज़्यादा टाइम मिलता है या लोग इवनिंग में ज़्यादा टाइम निकाल पाते हैं, उनके लिए क्या डायरेक्शन देंगे जो हमारे उल्मा ऑलरेडी कर सकते हैं क्या, और बाकी जो लोग ऑलरेडी एआई के एक्सपर्ट हैं वो किस तरह से अपना वक्त एज ए कम्युनिटी, समथिंग टू गिव बैक टू कम्युनिटी, उसमें किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकते हैं? देखें, वो इसमें पहले तो सबसे ज़रूरी एक चीज़, ये उलमा कराम जो भी हैं और जो लीडर्स ऑफ कम्युनिटी हैं उन पे ये डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो ये चीज़ को समझें, डेंजर्स को समझें कि इसमें पहले क्या है कि प्रॉब्लम क्या है, एआई से क्या इश्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं उसको समझें।
اس میں ایک یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ انسان کا جو دماغ ہے نا وہ اصل میں حقیقت میں اور کہانی میں اس کو فرق نہیں کر سکتا. صحیح. اس کو پہلے اسٹیبلش کر لیں. کیسے نہیں آپ اس کو میں پروف کروں گا اپنے پوائنٹ کو کہ ہم فلم دیکھتے ہیں اس میں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کریکٹرز فیک ہے سارا کچھ. آپ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں, آپ رو بھی رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ایموشنز کے ساتھ سارا کچھ, جبکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ فیک ہے. دوسری اس کی مثال میں آپ کو دوں گا جو آسٹریلیا میں 1980s کے اندر ہوئی. آسٹریلین جو جیول بیٹل ہے وہ اباؤٹ ٹو ایکسٹنٹ ہونے لگا تھا. پتہ کیا چلا کہ وہ جو جیول بیٹل ہے وہ ایک بیئر کے ساتھ گاٹ انٹو لو, اور وہ بیئر کے ساتھ ہی میٹنگ کر رہے ہیں, بیئر کی بوٹل کے ساتھ. ایسا ریئل فیکٹ آپ گوگل کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آسٹریلین گورنمنٹ کی نے انٹرونشن کیا اور انہوں نے وہ بیئر بوٹل کو چینج کیا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ وہ جو بیٹل ہے دے کوڈنٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا ریئل بیٹل اور دا بیئر بوٹل جو کہ بیٹل کی طرح بیہیو وہ اس کو نظر آ رہی تھی. تو اس کے یہ بالکل پروف ہے. تو آج کی جو گیمز ہے نا وہ فلی اے آئی لوڈڈ ہے. آج کے جو پروگرامز ہیں وہ فلی اے آئی لوڈڈ ہیں. وہ آپ کو ایسے وہ سیروٹونن ڈوپامین, ہم جو ہے وہ کیمیکل بینگ ہے نا, وہ جب آپ کو جہاں سے جو بھی میں اگر یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے کوئی پیمنٹ تو نہیں ہو رہی, مجھے ایک وہ خوشی مل رہی ہے, ڈوپامین مل رہی ہے, سیروٹونن مل رہے ہیں, وہ اس سے میں ڈرائیو ہو رہا ہوں. تو ہر ایک بندہ جو ہے جو فری مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے ساری زندگی, جس نے وقت کی ہوئی اسلام کے لیے, وہ بھی انہی کیمیکل کے تحت ہی کام کر رہا ہے کہ اس کو وہ ریوارڈ کیمیکل مل رہے ہیں. تو ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ریوارڈنگ کیمیکل یہ لوگوں کو گھر بیٹھے مل رہے ہیں, اسکرین پہ مل رہے ہیں, فضول مل رہے ہیں. آسٹریلیا نے تبھی آئیں گے جب ان کو وہاں ملیں گے. ہاں وہ تبھی وہاں پہ آئیں گے جب وہاں پہ ان کو وہ ملیں گے. تو آپ کو یہ چیز سمجھنا پڑے گا, پہلے تو بایولوجی کو سمجھنا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ اے آئی جو ہے یہ اتنی ڈینجر ہے, یہ آپ کو کٹ آف کر دے گی لوگوں کو, مسجدوں کے ساتھ, کمیونٹی لیڈرز کے ساتھ, گھروں کو یہ توڑ دے گی. تو جب آپ یہ سمجھیں گے تو آپ اس کی ٹریننگ دیں گے. مسجدوں میں اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اس کے کورسز ہونے چاہیے, اس کو بتانا چاہیے, یہ اویئرنیس ہونی چاہیے, اس کا بیٹر یوز کیسے آپ کر سکتے ہیں. ہم تو یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے, فیو ایگزامپلس ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے تو پورے کورسز ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کو بیٹر یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار یور اون بینگ, فار یور کمیونٹی, فار یور پروفیشن وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو رولز ہیں یہ اسپیشلی مسجدوں کو اور کمیونٹی لیڈرز کو یہ کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. صحیح. اچھا, اب میں اگر اپنے علاقے میں کمیونٹی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اے آئی کے حوالے سے, اگر میرے پاس کوئی لوکل مسجد ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ انگیج ہوں, میں کوئی انیشیٹو لوں, یا اور لوگ ہیں جو چاہتے ہیں, جو صاحب استطاعت بھی ہیں اور ان کے اندر یہ ایگرنیس بھی ہے, ان کے اندر یہ کریج بھی ہے کہ میں نے کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے کمیونٹی کے لیے کچھ وقت سرو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہاں پہلے تو یہ کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے نا. جیسے آپ کے پاس پلیٹ فارم تھا, آپ نے مجھے بلایا, ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو جو مسجدوں کے پاس تو پلیٹ فارم ہے یہ آلریڈی, وہ ایک پلیٹ فارم بنائیں اور پھر اس کو میرے جیسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو کچھ نہ کچھ ٹائم اپنا دے سکتے ہیں فار دا کاز آف دا کمیونٹی وداؤٹ آسکنگ اینی منی اور ریوارڈ آؤٹ آف اٹ. وہ بہت سارے آپ کو مل جائیں گے. جو بندہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, مغرب کی پڑھ رہا ہے, عشاء کی بھی پڑھ رہا ہے, اگر وہ بیچ میں آدھا گھنٹہ اور وہاں پہ مسجد میں دے دیتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت فیزیبل ہے, ریوارڈنگ ہے, سینس آف اپریسیشن ملتی ہے. ہاں, اپریسیشن آپ کچھ لوگوں کو کمیونٹی کو کچھ دے رہے ہیں, بالکل دے رہے ہیں. تو یہ جو اس چیز کو وہ پہلے تو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں, پھر لوگوں کو اس کو انگیج کریں جو کہ یہ ٹریننگ یا یہ چیز جو ہے وہ کر سکتے, وہ مل جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, اصل چیز یہ ہے کہ جو سنسیئرلی جو لیڈرز ہیں وہ واقعی کچھ کمیونٹی کے لیے کرنا چاہیں, اینڈ دین ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ تو پھر اس میں گورنمنٹ ہیلپس بھی ہیں, کونسلس کے بھی پروگرامز ہیں جو اس طرح کے کمیونٹی ایونٹس کے لیے آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں, اس طرح بھی آپ جا سکتے ہیں. لیکن پہلے تو اصل انٹینشن ہونی چاہیے کہ واقعی آپ نے کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. کوئی آپ لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس کے اندر آپ کو مسجدوں میں کمپیوٹرز کی ضرورت محسوس ہوگی, اگر آپ نے اے آئی سکھانا ہے, یا ڈیوائسز, ٹیبلیٹس وغیرہ کی ضرورت ہوگی. آج کل تو ہے, ہر کسی کے پاس ہے. اگر ضرورت ہے, اور آپ اگر ضرورت ہے, ویسے تو بہت سارے ہم ویسے ہی ڈلیور کر سکتے ہیں انٹریکٹیو پروگرامز, لیکن اگر ضرورت ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ برنگ یور اون ڈیوائس ہے, ڈیوائس اپنا لے آئیں. فون ہر کسی کے پاس ہے, بالکل موجود ہے. فون ہر کسی کے پاس ہے آج کل, ٹیبلیٹس تو لیپ
लैपटॉप हर किसी के पास है। अच्छा, तो ये एआई के हवाले से बहुत सारी मिथ्स भी हैं कि एआई दुनिया को टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि अभी तमाम चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें, तमाम तो नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ें एआई डिपेंडेंट हैं। आपकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल एआई डिपेंडेंट है, आपकी ट्रैफिक लाइट्स, आपका ट्रैफिक का तमाम निज़ाम, आपके मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस, तमाम बहुत सारी चीज़ें एआई के ऊपर फुली डिपेंडेंट हैं। और बहुत सारे लोगों की ये मिथ्स हैं कि आने वाले ज़माने में एआई को अगर कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिसीजन खुद ही करेगी, और एआई में थिंक कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इन्वायरमेंट के लिए, वो ज़मीन के लिए, वो इस प्लानट के लिए नुकसानदेह हैं, दे माइट इंस्टिक्ट, तो वो उसके खिलाफ शायद कोई एक्शन भी ले एआई, क्योंकि एआई आउट ऑफ कंट्रोल होगी उस वक्त, फिर ह्यूमन बीइंग उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे, एआई माइट कंट्रोल ह्यूमन बीइंग। आपके इसके हवाले से क्या रिसर्च है आगे नहीं, आगे वाले देखिए ज़माने ये में? मेरे नज़दीक ये सिर्फ मिथ है। हमें हमारी जनरेशन को और हमारे बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वो वरी करने की ज़रूरत है जिसमें कि वाकई हम रियल डेंजर जिसके बारे में पहले मैंने बात की है, वो एक जो हमारी लाइफ टाइम में होने जा रहा है। हमारी लाइफ टाइम में ह्यूमनाइड रोबोट आने लगे हैं और आपका बच्चा अपने रोबोट से ज़्यादा अटैच होगा, आपसे नहीं होगा। सही। ये जो रियल थ्रेट है ना वो ये है जो हमारी लाइफ टाइम में होने तो लगी उसको है। बेहतर कैसे करें तो जो बच्चों? उसको उसके बारे में ये बिल्कुल मिथ है जो आपने कहा, ये बिल्कुल मिथ है। मैं इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। कोविड के दौरान आपको याद होगा लोगों ने कहा ये जो वैक्सीन दे रहे हैं ये कंट्रोल करेंगे और 5G के टावर लग रहे हैं, और बड़े बड़े रीज़नेबल लोग ये मैसेज फैला रहे थे। ये सारी जो है ना वो मिथ्स हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एआई के हवाले से जो इसके ज़ाहिर है पीछे बड़े बड़े सर्वर्स मौजूद हैं जो इसको रन कर रहे हैं, और उनको कूल डाउन करने के लिए नॉर्मल वाटर इस्तेमाल होता है, सॉल्ट वाटर इस्तेमाल नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले ज़माने में जब एआई का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, सर्वर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, तो उसको कूल डाउन करने के लिए पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा, तो क्या पानी की भी कमी महसूस होगी? बिल्कुल, ये ऑलरेडी ये इशू हो रहा है कि आप जो भी आप ये जो फ्री चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहे हैं, इसमें आई फॉरगॉट द नंबर, पता नहीं कितने गैलन ऑफ लीटर्स पानी इस्तेमाल हो रहा है। तो वो पानी ज़ाया जा रहा है, और ये एक रियल थ्रेट है। इसको कैसे डील करना है? अगर आप वो जो सर्वर्स हैं उसको आप अगर समंदरों में भी डंप करते हैं तो स्टिल आप उसको वार्म कर रहे हैं। इवेंचुअली जो अंटार्कटिक आइस है वो मेल्ट होगी, सी लेवल्स राइज होंगे, जो कि विद इन 50 to 100 ईयर्स वो कह रहे हैं 6 to 7 मीटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सी सी लेवल लेवल अगर हाई हो बढ़ेंगे। जाएगा तो आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा एरिया अंडर वाटर चला जाएगा। तो ये रियल थ्रेट्स हैं जो कि हमारी लाइफ टाइम में होने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें अवेयर करना है। अगर हम इसके बारे में अवेयर नहीं करेंगे लोगों को, तो लोग गवर्नमेंट्स को पुश नहीं करेंगी, लेजिस्लेशन नहीं बनेंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग और ये सारे वेदर, ये चीज़ें, ये पानी का मसला, दे आर द रियल थ्रेट्स। बिल्कुल, और आपको बड़ी जल्दी अब वेदर चेंज होता भी महसूस होता है। जो यूके में पहले आज से 15-20 साल पहले वेदर था और अब ज़मीन आसमान का फ़र्क होता जा रहा है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं एआई के एडवांसमेंट के हवाले से, हमने जिक्र किया कि हेल्थ केयर में बहुत सारे लोग अब घर में सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एआई से पूछ के खुद ब खुद बाज़ औक़ात अपनी मर्ज़ी से मेडिकेशन छोड़ देते हैं या स्टार्ट कर देते हैं। वो कितनी ख़तरनाक है? एआई का सेल्फ मेडिकेशन में कितना रोल होना चाहिए? नहीं, ये जो है ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए सेल्फ मेडिकेशन। इसीलिए जो यहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर जो इन्होंने ये प्रिस्क्रिप्शन मॉडल रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा मॉडल है। पाकिस्तान में तो हम जो है कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता था जब कोई एंटीबायोटिक हमने ना लेते थे। किसी ना किसी वजह से हम एंटीबायोटिक हमें लेना ही पड़ता था, कोई ना कोई हर डॉक्टर हमें दे देता था तो या ख़ुद हम ख़रीद लेते थे। तो यहाँ पे हम ख़ुद नहीं ख़रीद सकते। तो जब से पिछले 25 साल से हम वेस्टर्न सोसाइटी में आए हैं, अब चंद दफ़ा ही हमने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इस सोसाइटी की कि वो डिस्करेज करते हैं सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन को, और हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम हाँ अपने एक जैसे कि मिंट वाटर आपने कैसे लेना है, जो जनरल नेचुरल रेमेडीज़ हैं उसको आप अपने बारे में उसके बारे में पूछें। आप जिंजर टी कैसे बनाते हैं, ये वो एक हेल्थी चीज़ें हैं वो आप करें। लेकिन जो सेल्फ मेडिकेशन का लेवल है उस पर तो यकीनन हमें नहीं जाना चाहिए। ज़ाहिर है लोगों की अगर 10 साल की 20 साल की ट्रेनिंग है उस एक स्पेसिफिक डिजीज़ के अंदर, तो आप किस तरह से एक क्वेश्चन पूछ के उसको फॉलो करके मेडिकेशन को आप छोड़ दें, ये बहुत ही डेंजरस है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एआई की जितनी जल्दी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसमें गवर्नमेंट्स का और एआई कंपनीज जो हैं उनका क्या रोल है, उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी? क्योंकि सोशल मीडिया को देखते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें
मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इंटरप्रिटेशन है चीज़ों की। बहुत सारी इमेजेस वीडियोज़ ऐसे मौजूद हैं जो बिल्कुल आपको लगता है कि रियल है, गो कि वो हकीकत नहीं होती। इवन कि अब आवाज़ भी किसी की कॉपी करना बड़ा आसान है, बॉडी मूवमेंट, फेस, हर चीज़ आपको रियल वीडियो में और एआई जनरेटेड वीडियो में फ़र्क महसूस करना बड़ा मुश्किल है, अनलेस कि वहाँ पे कोई लोगो मौजूद हो, कोई वाटरमार्क मौजूद हो। तो उसमें गवर्नमेंट्स अदारों का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एआई कंपनीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और हमारी अपनी ज़िम्मेदारी क्या है कि हम, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आती है, आप अपने सारे सोशल मीडिया पे स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। आप अपने जो ओवरऑल पेजेस हैं सोशल मीडिया के, उन पे लगाने लग जाते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तमाम इन्फॉर्मेशन, बगैर रिसर्च किए, बगैर देखे कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है भी कि नहीं। तो उसमें कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, और बाकी इदारों का और कंपनीज़ का क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, इसमें हमें समझना होगा कि जो कंपनीज़ हैं और गवर्नमेंट कंपनीज़ जो हैं वो बिज़नेस ड्रिवन है, वो प्रॉफिट ड्रिवन है। उनके मोटिव जो है वो, उनको सिर्फ एक ही बात समझ आती है, कैसे पैसे बनाए जाएँ। और गवर्नमेंट जो होती हैं उनको वो ड्रिवन होती हैं कि किस तरह से हम अपनी गवर्नमेंट को बचा सकें। सही। तो इसमें जो आप जैसे ये जो प्रोग्राम हम अभी कर रहे हैं, सेल लोगों को अवेयरनेस हम दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी दैट्स वेयर द मस्जिद एंड अदर कम्युनिटी लीडर्स कम्स इन, कि जब हम लोगों को अवेयरनेस देंगे, लोगों को पता चलेगा कि यार ये चीज़ों का, इसका ये डेंजर है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर आएगा, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेंगे और इवेंचुअली वो बिजनेसेस को फॉलो करना पड़ेगा। बिजनेसेस आप देख लें हिस्टोरिकली अपने आप को रेगुलेट नहीं करते, वो प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है जी, गवर्नमेंट को ही स्टेप इन करना पड़ता है, रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से आती है। गवर्नमेंट रेगुलेशन तब करती है जब प्रेशर आता है लोगों की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। एक और बड़ा अहम सवाल है, और हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा वक्त है। स्कूल्स कॉलेजेस के हवाले से अभी भी स्कूल्स कॉलेजेस रिलक्टेंट हैं एआई को इंट्रोड्यूस करने में। स्टूडेंट्स को एआई के हवाले से कहते हैं कि इस्तेमाल ना करें, डिस्करेज किया जाता है कि आपका अपना दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल हो। हाउ डू यू सी कि एआई का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, और क्या अगर आप एआई का इस्तेमाल करें तो डज इट मीन कि आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करें, आप क्रिएटिव नहीं रहेंगे, आपका दिमाग उतना शार्प और इंटेलिजेंट नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं ऐसा समझता। और मैं तो इनकरेज करता हूँ अपने हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को, कि वो एआई का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी को कभी भी रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर वर्क, फॉर द सोसाइटी और ओवरऑल जो भी डोमेन है। जैसे कैलकुलेटर आए, लोगों ने शुरू में एतराज़ किया, ये हर हो चीज़ के जाएगा, बारे हर में, चीज़ कोई के भी बारे नई में होता है, टेक्नोलॉजी जो आई आती उसके बारे में लोगों वो ने होता एतराज़ है। किया। ठीक है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये ग्रो करना ही करना है, और ये इससे जान नहीं छुड़ा बढ़ना सकते आप, इससे एआई हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हिस्सा आप नहीं करेंगे इस्तेमाल, आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आपके बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका स्कूल इस्तेमाल नहीं करेगा, आपका मुल्क पीछे रह जाएगा, आपका स्कूल पीछे रह जाएगा। ठीक है, आप तो देखें, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। यू हैव टू मेक Learn। बेस्ट यूज़ ऑफ इट, लर्न बिल्कुल। करें, बेस्ट यूज़ करें। इसमें कोई चॉइस है, आपके पास चॉइस नहीं है, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, अब ये अच्छा है या बुरा है, ये चॉइस है ही नहीं आपके पास। तो अब आप इसको, बस चॉइस यही है कि यार इसको अच्छा सीखें। इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, बेटर यूज़ कैसे, वो आप करें। बिल्कुल ठीक है। मदिया की कुकिंग बिल्कुल रेडी है। मदिया बताइएगा कि आपकी कुकिंग आज क्या फाइनल बनाया, और आप इसकी प्रेजेंटेशन क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई तैयार है। ये इसमें जब क्रीम ऐड की तो थोड़ा थिक हो गया था, तो इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड कर दें, उसमें हरी मिर्चें ऐड करें और उसको अच्छे से हमने भूनना है। और एक क्रीमी सी और एक मखनी हांडी बन गई। और उसमें जब लास्ट पे आप थोड़ा सा मक्खन और ऐड कर दें, ताकि जो ये मक्खन है ये साइडों पे आए और एक कमाल की डिश देखने में भी और खाने में भी लगे। ज़बरदस्त, खाने में भी बड़ी लजीज लग रही है, और ये बिल्कुल हमारे लिए आज आपने लंच, ब्रंच, डिनर सारा कुछ रेडी कर दिया है। जी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज के प्रोग्राम से बड़ा फ़ायदा होगा। मतलूब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको फिर दोबारा ज़हमत देंगे, क्योंकि ये एक बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा इंटेंस टॉपिक है, और हम चाहते हैं कि हम एआई को बेहतर तरीके से सीखें। जैसा कि कोई भी ईजाद जब होती है, उसके हवाले से बहुत सारी मिथ्स भी होती हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन कोई भी ईजाद के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, आपकी इंटेंशन उसको इस्तेमाल करने की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। इसलिए एआई एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांसमेंट है, हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर कर सकती है, लेकिन हमें उसको सीखना ज़रूरी है, अपने बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। चाहे वो आपके बच्चे स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, या प्रोफेशनल ज़िंदगी में,
AI کو استعمال کرنا سیکھیں, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کیونکہ جیسا کہ مطلوب بھائی نے کہا کہ ہم اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. اگر ہم اس کو نہیں سیکھیں گے تو ہم زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پروگرام سے فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.